हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो के अंदर हम जो है एक अष्टक वर्ग को लेकर चर्चा करेंगे। ये किन्हीं का अनुरोध था कि एक बार अष्टक वर्ग जो होते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। देखिए, अष्टक वर्ग के वीडियो को यदि हमें समझना है तो सबसे पहले जो भी चीज़ पराशर जी ने कही है उसको एक कुंडली के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ से आपको कुछ की ऑब्जर्वेशंस पहले निकालनी पड़ेंगी। उन की ऑब्जर्वेशंस को पकड़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि अष्टक वर्ग का महत्व क्या है और वो किस प्रकार से कार्य करता है। आज एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सूर्य के अष्टक वर्ग का प्रयोग कर रहा हूँ। इसमें सूर्य जो है उसको हमें केंद्रित करना है और वहाँ से बाकी ग्रहों की इंक्लूडिंग सूर्य जब कभी भी पोजीशन प्लेसमेंट बताई जाएगी तो उसके क्या मायने होंगे उसको हमें गहराई से समझना है। इसके लिए जब कभी भी कोई सा भी अष्टक वर्ग आप रीड करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हर ग्रह के अपने सर्टेन कारक तत्व होते हैं। उस कारक तत्व को लेकर ही हम यहाँ पे चर्चाएं करेंगे। एक बड़ी पिक्चर में एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। एक होता है भाव, एक होता है राशि, एक होता है ग्रह। इसमें से अभी मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि यहाँ पे कौन सी राशि लिखी है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, राशियाँ बदलेंगी तो माहौल बदलता जाएगा। किसी कुंडली में पहले भाव में 7 नंबर की राशि में सूर्य होंगे, परिस्थितियाँ कुछ और होंगी। किसी कुंडली में पहले भाव में 9 नंबर की राशि होगी, उसमें सूर्य होंगे, परिस्थितियाँ कुछ और होंगी। इसी प्रकार से ये भी नहीं है कि कुंडली में हमेशा सूर्य जो है वो पहले भाव में दिखाई दे। आपकी कुंडली में हो सकता है सूर्य नवम में बैठा हो, अष्टम में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो। हमें यहाँ पे इस अष्टक वर्ग को बनाते समय इस बात को क्या ध्यान रखना होता है कि आपके सूर्य को हम सबसे पहले भाव में मानकर वहाँ से चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं। इस बात को मेक श्योर कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि कुंडली में सूर्य लगन में बैठा है। मैं यहाँ पे लगन को फोकस नहीं कर रहा। आपकी कुंडली में सूर्य जहाँ भी बैठा है उसको पहला भाव मानकर हमें यहाँ से परिस्थितियों को समझना है। और पहले हम इस चीज़ को समझने की करते हैं कि क्या चीज़ों के बारे में यह अष्टक वर्ग हमें गहरी इस चीज़ों को समझा पाता है। देखिए, एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। सूर्य ने अपने साथ वाले भाव में मंगल और शनि को स्थान दिया है। यहाँ पर उसने सुख यानी एक एक रेखाएं प्रदान की हैं। अगर सूर्य मंगल के साथ या सूर्य शनि के साथ है वहाँ पर तो वो चीज़ जो है वो उसको कंफर्टेबल कर रहा है। फिर आगे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखिए, मंगल शनि सूर्य जहाँ जहाँ पे ये चल रहे हैं एक साथ पॉइंट्स दे रहे हैं। यहाँ पे आइए, एक साथ पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आके देखिएगा, यहाँ पर भी एक साथ पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर भी एक साथ पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, सूर्य मंगल शनि एक साथ पॉइंट्स मिल रहे हैं। सूर्य मंगल शनि एक साथ पॉइंट्स मिल रहे हैं। सूर्य मंगल शनि एक साथ पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब इसको कैसे पहले क्रैक करना है इसको समझ लीजिए। सूर्य जो है वो हमारे लिए हमारा आत्मा है, हमारे लिए वो कहीं ना कहीं एक खुद से चलने की शक्ति है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। एक राजा है। अब राजा अपने साथ किसको लेके चलना चाहता है पहले ये समझ लीजिए। राजा अपने साथ एक मंत्री यानी कि सेनापति जिसे हम कहेंगे उसको लेके चल रहा है और साथ ही साथ अपने सैनिक लेके चल रहा है। तो जब एक राजा अपने साथ अपने मंत्री या सेनापति और सेना को लेके चलता है तब वो उन दोनों से ही एक अच्छा तालमेल बना के खुशी के साथ चलता है। तो यहाँ पर हम इस बात को व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तित करें तो क्या कहेंगे, आत्मा अपने अंदर एक नियंत्रित करने वाली शक्ति मंगल को और कर्म करने वाली शक्ति शनि को साथ लेकर चलना अच्छा मानती है। उससे हमेशा हर स्थान में अपने साथ रखने की कोशिश करती है। डीप मीनिंग क्या निकलेगा, जिसने जन्म लिया वो आत्मा है और आत्मा अपने अंदर साहस पराक्रम सेनापति यानी कि नियंत्रित करने की क्षमता मंगल और कठोर पराक्रम में भी कठोर परिश्रम मंगल, कठोर पराक्रम में भी शनि, कठोर परिश्रम जिसे हमने माना है कि कैसा ग्रह है, सेवक प्रवृत्ति का ग्रह है। तो आत्मा अपने अंदर एक तरफ साहस पराक्रम और दूसरी तरफ धैर्य शनि और सेवा भाव ये लेके अगर साथ चलती है तो वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स कर सकती है। ठीक है,
अब इस पॉइंट्स को समझते हुए चल रहे हैं तो सूर्य यानी आत्मा हमेशा अपने पराक्रम को और अपनी कठोर सेवा देने की शक्ति को, जहाँ पे शनि है पेशेंस है, उसको जब भी साथ रखेगी हर जगह वहाँ पे वो उसको अपने साथ शुभ पॉइंट एक एक पॉइंट पॉजिटिवली देती चलेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए सूर्य मंगल और शनि की जो भी फॉर्मेशंस एक साथ हैं वो हमें सपोर्ट हैंड दिखाएंगे। यही चीज़ एक राजा को अपना राज्य चलाने के लिए सेकंड हाउस धन संचरण और अपना जो कुटुंब है उसकी रक्षा जो उसका दायित्व होगा, तो वहाँ पर भी सूर्य ने अपने आप को पॉइंट दिया है। और साथ ही साथ जब सूर्य को पॉइंट मिला है तो उसके पराक्रम और उसकी सेवा भाव को भी पॉइंट मिलना चाहिए। इस लिहाज से अगर कुंडली के अंदर हम देखते हैं तो सूर्य जहाँ भी विद्यमान होता है वहाँ से भरण पोषण का जो दायित्व है आत्मा का, एक राजा का, उसको पूरा करने के लिए सूर्य अपने मंत्री और अपनी सेना के साथ सेकंड हाउस पे भी अपनी पकड़ पॉजिटिव रखता है, यानी वो उसके लिए काम कर रहा है तो भी वो खुश है। लेकिन जब वो अपने से तीसरे में आता है तो फिर वहाँ पे चीज़ें गलत होती हैं। अपने से तीसरा, यहाँ पे तीसरा भाव क्या है? पराक्रम। राजा जिसके पास सारी सहूलियतें हैं, उसके पास महामंत्री और सेना है, वो अगर बेवजह का पराक्रम दिखा देगा तो फिर चीज़ें तबाही की तरफ मच जाएंगी। हमारे पास एक राज्य है, हम राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए उत्सुकता दिखाते हुए अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे तो लॉस आएगा। यहाँ पर सूर्य को कभी भी स्वयं से तीसरे में पॉइंट नहीं मिलता, और जहाँ तीसरे में सूर्य को पॉइंट नहीं मिलता वहीं पर मंगल और शनि को भी पॉइंट नहीं मिलता। हम ऐसा कहते हैं कि सूर्य से तीसरे में सूर्य का भ्रमण हो, मंगल का भ्रमण हो या शनि का भ्रमण हो गोचर में, हम उसको अच्छा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उसका पराक्रम है वहाँ पे राजा भी पराक्रमी हो गया, सेना भी पराक्रमी हो गई, और सेना को नियंत्रित करने वाला मंगल सेनापति भी पराक्रमी हो गया। अगर तीनों ही ये स्टेट्स पराक्रमी हो जाएंगे तो फिर स्वयं की भलाई छोड़ के दूसरों का भी विध्वंस कर देंगे। तो इस लिहाज से हम देखें तीसरे, सूर्य से तीसरे वाले स्थान में कभी पर हम सूर्य के गोचर को अच्छी स्थिति के रूप में नहीं देते, वहाँ मंगल और शनि की स्थिति को भी हम अच्छा स्थिति में नहीं काउंट करते। अब चलिए चौथे में, सुख। आत्मा को सुख चाहिए। अब क्या चौथा भाव सिर्फ सुख है? नहीं, सुख से बड़ी चीज होती है सेटिस्फैक्शन। आत्मा को सेटिस्फैक्शन चाहिए। चौथा भाव होता है एक राज्य जिसपे कि आप अपनी हुकूमत कर सको, एक तरीके की प्रॉपर्टी जिसपे कि आप अपनी हुकूमत चला सको। तो उसको, राजा को अपनी एक हुकूमत चलाने के लिए एक राज्य भी चाहिए और आत्मा के लेवल पे एक सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। तो सूर्य से चौथे भाव में, जिसे सेटिस्फैक्शन कह लीजिए और राजा के लिए राज्य कह लीजिए, उसमें सूर्य को, मंगल को और शनि को स्थान प्राप्त है। अब इसकी गहरा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है किसी भी आत्मा को जो जीव रूप में आया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसे अपने सुख संसाधन, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक करेज और एक हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। तब जाके वहाँ पे वे तीनों एक साथ पॉजिटिवली काम कर पाएंगे। अब देखिए पंचम होती है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि में क्या कोई ईगो होना चाहिए? मैं राजा हूँ इस बात का कोई मुझे घमंड होना चाहिए? मेरे में बहुत ज़्यादा साहस है, गुस्सा है, क्या उसका कोई इस्तेमाल बुद्धि में कर पाएंगे, मंत्रणा में कर पाएंगे? कोई मेरे पास सेवक है तो क्या उसका इस्तेमाल, दुख का कारण था तो शनि, उसका इस्तेमाल हम अपनी मंत्रणा में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सूर्य से पंचम में अष्टक वर्ग में उसे कोई पॉइंट्स नहीं दिए गए। यहाँ पे कहा गया व्यक्ति की बुद्धि में दो चीज़ों का होना आवश्यक है, एक ज्ञान का होना आवश्यक है और दूसरा उसको ऑब्जर्व करने वाला, एनालाइज करने वाला बुद्ध का होना जरूरी है। इस लिहाज से जब कभी भी सूर्य से पंचम में बुद्ध या गुरु गोचर संचरण कर रहे हैं तब वहाँ पर हमने उसे पॉजिटिव माना है कि ये ज्ञान और हमारी सोचने की शक्ति, हमारे बुद्धि बल को बढ़ाए, वो हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए। तो अष्टक वर्ग में भी हम देखते हैं पंचम में किसी और ग्रह को जगह नहीं दी, चंद्रमा को भी जगह नहीं दी गई है, शुक्र को भी जगह नहीं दी गई है, मन को और वैभव को, बुद्धि के ऊपर हावी होने की इजाज़त नहीं दी गई। किसे दी गई है? सिर्फ बुद्ध को, यानी कि वो शक्ति जिससे कि आप चीज़ों के बीच में एक एनालिसिस कर सकें, और गुरु जो कि एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान है, उससे ही सिर्फ स्थान प्राप्त है। आत्मा से पंचम में इन दो ही चीज़ों के वास के साथ इंसान सुखी रह पाएगा। अगर हम बात करें छठे भाव के अंदर, सूर्य से छठे के अंदर की पोजीशन में देखें, आत्मा खुद के संघर्ष को भी उचित नहीं मानती, अपने सेनापति के संघर्ष को भी उचित नहीं मानती, अपने सेवक के, सेना के संघर्ष को भी उचित नहीं मानती। तो किस चीज़ को संघर्ष के लिए उचित माना गया?
अगर कहीं पे आत्मा को आगे बढ़ना है, जीवन में उन्नति हासिल करनी है, तो उसे परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा। परिस्थितियाँ क्या होंगी, कहाँ संघर्ष है, उसे अपने मन के स्थिति में संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ पर उसको तैयार रहना चाहिए। उसे अपनी बुद्धि के साथ, उसे अपने ज्ञान के साथ भी संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ पे भी उसे तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जब विकास होगा, आत्मा अपने विकास के क्रम में आगे बढ़ेगी, तो चुनौतियाँ आएंगी, और उन चुनौतियों में से हल निकालने की क्षमता वाले दोनों ग्रह, वो भी कहीं ना कहीं चुनौतियों में अपने आप को कितना संयमित रख पाएंगे, वहाँ उसकी ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे हम देखें तो संघर्ष के भाव में बुद्ध को, गुरु को स्थान दिया गया है कि परिस्थितियां जब विकट होंगी तो भी पॉजिटिवली आप अपने बुद्धि और अपने अर्जित ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करोगे, इसके हिसाब से सूर्य से छठे में अगर ये एक संगोचर करते हैं, संरचन करते हैं, तो वहाँ पर ये आपको बेनिफिक रिजल्ट्स देने की क्षमता रखते हैं। कठोर परिस्थितियों में भी अपने मन को इधर उधर विचलित ना होने देना, अपने भोग विलास की परिस्थितियों को नियंत्रित रखना, ये यहाँ पर अगर व्यक्ति कर लेता है तो उसका जो सेल्फ है, सूर्य है, उसकी जो एक तरीके से ऑनर है, उसकी जो एक आत्मा है, उसका उत्थान, विकास नियंत्रित होकर आगे बढ़ जाता है। सप्तम में देख लीजिए, फिर यहाँ पे सूर्य ने स्वयं को जगह दी है, क्योंकि दूसरों से इंटरेक्शन का भाव है सप्तम। तो यहाँ पर राजा अपनी प्रजा के लिए किसके साथ चलेगा, वो साथ में चलेगा अपने मंगल के, सेनापति के साथ में चलेगा, किसके, अपने सैनिक के। तो यहाँ पे तीनों को पॉजिटिव जगह दी उसने। उसके साथ और क्या चाहिए, उसके साथ एक चाहिए वैभव। तो यहाँ पर शुक्र को भी उसने जगह दे दी कि ठीक है, सप्तम में जहाँ पे साझेदारी करनी होती है, जहाँ अपने से सामने के लोगों के लिए कुछ चीज़ों को प्रभाव दिखाना होता है, अपनी प्रजा को प्रभाव दिखाना होता है, तो वहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, शुक्र की। हम आम इंसान के लिए सप्तम भाव को देखते हैं या तो आपका वैवाहिक पार्टनर या आपके सामने जितने भी लोग हैं उनके सामने अपनी छवि। तो वहाँ पे एक आत्मा को क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्वयं आत्मा वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो, उसकी खुद की जो शक्ति है, एक पेशेंस के साथ काम करना, डेडिकेशन के साथ काम करना, शनि कठोर मेहनत, वो उसके लिए तैयार है, दूसरों के लिए मददगार होना चाहिए। उसे करने के लिए जो साहस, पराक्रम, डिसिप्लिन चाहिए, वो मंगल प्रदान कर रहा है, वो होना चाहिए। साथ ही साथ शुक्र सिर्फ वैभव नहीं है, शुक्र का मतलब होता है रिश्तों को संभालने की क्षमता, क्योंकि हमने उसको जन्म कुंडली में सप्तम का कारक माना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वैवाहिक जीवन को, किसी के साथ भी रिलेशंस को बेहतर करने के लिए शुक्र एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र पीड़ित है, उनका सिर्फ ये नहीं कि वैवाहिक, बल्कि उनका दूसरों के साथ किसी प्रकार के रिश्तों में चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। तो शुक्र को भी जगह दी गई है सूर्य के सप्तम में अपना एक स्थान देने की, कि यहाँ पर इसका भी जो मूवमेंट हो तो अच्छे की कोशिश करें। तो शुक्र, सूर्य, शनि और मंगल, इन चार की आवश्यकता है हमें दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, उनके साथ जुड़ने में। ये हमें अष्टक वर्ग सिखाता है। अब आते हैं अष्टम। अष्टम है परिवर्तन, अष्टम है बदलाव और नेचुरल सिचुएशन में। तो वहाँ पे राजा यानी कि सूर्य, उसके सेनापति मंगल और शनि, सैनिक को ही स्थान प्राप्त है। यानी कि जब कभी भी किसी स्थिति में कोई बड़े बदलाव की बारी आएगी, वहाँ पे आत्मा को तैयार होना है, वहाँ पे आपकी कठोर मेहनत को तैयार होना है, और उन परिस्थितियों से लड़के निकलने के लिए हमारे आत्मशक्ति, आत्मबल, हमारे मंगल को तैयार होना है। इसलिए सूर्य से अष्टम में ये तीन भाव, ये अष्टम में तीन ग्रहों को, ना कि भाव, तीन ग्रहों को ही पॉजिटिव माना है। धीरे धीरे करके अगर हम उन्नति की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमारी आत्मा को, हमारे कर्मों को और हमारे साहस को इसके लिए तैयार करना है। यहाँ पे मन काम नहीं कर सकता, यहाँ बुद्धि काम नहीं कर सकती, यहाँ पे आपका भोग विलास भी कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इनके साथ आप चले गए तो डिस्टर्ब कर जाओगे। इसीलिए अष्टक वर्ग में यहाँ पे कोई स्थान नहीं दिया गया। चंद्रमा को शुभ नहीं बताया, बुध को शुभ नहीं बताया, गुरु को शुभ नहीं बताया और शुक्र को भी शुभ नहीं बताया। भोग विलास वहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि बदलाव करना है, जो चीज़ें हैं उसको त्यागना पड़ेगा। गुरु का ज्ञान वाला ज्ञान है जिसे कि हम एक स्टैटिक, कांस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स रूप से लेके चल रहे हैं, जो किताबों में लिख दिया वही, तो उसको भी यहाँ पे जगह नहीं दी गई। ऐसी परिस्थितियों में भी रचना है जिसके अंदर कोई एनालिसिस नहीं है, कोई एनालिटिक्स, ऑब्जर्वेशन का डेटा नहीं है, इसलिए बुद्ध को भी यहाँ पे अभी कोई जगह नहीं दी आत्मा ने। आत्मा ने वहाँ सिर्फ अपने आप को, अपने पुरुषार्थ मंगल को और कार्य कर सकने की क्षमता शनि को ही पॉजिटिव माना है। आगे जाते हैं भाग्य के अंदर। भाग्य के हिसाब से देखा जाए तो ये उच्च ज्ञान की भी स्थिति है। यहाँ पे स्वयं राजा का ज्ञान, उसकी खुद की प्रेजेंस, उसके सेनापति का ज्ञान, उसकी प्रेजेंस, और इसकी सेना का ज्ञान, उसकी प्रेजेंस को पॉजिटिव माना है।
ठीक है। तो 9th में हमारे आत्मा को भी, हमारे पराक्रम को भी और हमारी सेवा भाव शनि को भी पॉजिटिव रूप में दिया गया। कौन पॉजिटिव और समझ में जुड़ सकता है? तो बुद्धि, बुद्ध और आपका ज्ञान, गुरु, इसको भी यहाँ पर हमने पॉजिटिव पॉइंट के रूप में माना है। 10th में आ जाए तो व्यक्ति के अंदर मन होना चाहिए आगे बढ़ के अपने आप को स्थापित करने का, चंद्रमा को प्लस पॉइंट में दिया। उसके पास बुद्धि होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ सके, उसको प्लस पॉइंट में दिया। गुरु को यहाँ पे प्लस पॉइंट नहीं दिया। गुरु को प्लस पॉइंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सिर्फ एक ज्ञान के आधार को बेस लेके नहीं बढ़ सकते। आपके पास जितना भी ज्ञान होगा उसका प्रभाव आप अपने पंचम और नवम पे बेहतर दिखा सकते हैं, यहाँ पर नहीं। अगर यहाँ पे गुरु स्थान लेता है तो पंचम से वो कहीं ना कहीं बगावत कर जाएगा। ऐसे स्थिति में जो सूर्य से 10वां है वहाँ पे अष्टक वर्ग को देखा जाए तो ये कहा गया कि अगर सूर्य से 10 में सूर्य शनि चले तो उसके 10 की राइज की तैयारी करेगा। मंगल और शनि उसके साथ ही रहेंगे। साथ में कौन जा सकता है पॉजिटिव? तो यहाँ पे चंद्रमा उसके साथ पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि व्यक्ति की आत्मा और मन दोनों उसको आगे बढ़ाने में लग गए। बुद्धि है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने खुद के स्टेटस को, अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ जाए। 11th हाउस के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव माना गया बुद्ध को। किस तरीके से आप इन्वेस्ट करो, किस तरीके से आप अपना फ्रेंड नेटवर्क क्रिएट करो, ये सारी चीज़ें जो 11th हाउस हमें देता है उसके अंदर बुद्ध पॉजिटिव है। गुरु का जो ज्ञान है वो भी, और वो एक तरीके से जोड़ने की शक्ति जो रखता है जीव को अपने ज्ञान के दम पर, उसको भी यहाँ पे पॉजिटिव स्थान प्राप्त है। इवन की चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह है उसको भी 11th में पॉजिटिव माना। इसको पॉजिटिव नहीं माना तो यहाँ पे सिर्फ शुक्र को बाहर छोड़ दिया गया क्योंकि भोग है। अगर आत्मा दोस्तों के साथ भोग में ही लिप्त हो जाएगी तो वो अपने जो कर्म के हैं स्थान उनको नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे ऐसा माना गया कि शुक्र जब कभी भी सूर्य से 11वें में संचरित कर रहा है तो वो पॉजिटिव नहीं है। ऐसी आत्माएं फिर भोग विलास के उलझनों में, दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम्स के अंदर भोग में उलझ के फंस सकती है। इसलिए उसके संचरण को, शुक्र के गोचर को सूर्य के 11वें भाव से इतना शुभ नहीं माना जाता। ठीक है। इसके बाद देखिए 12वें भाव में आ जाइए तो क्या राजा संघर्ष और एक ऐसी परिस्थिति में जाना चाहेगा जहाँ पे कि सिर्फ नुकसान हो जाए? क्या सेनापति ऐसी सोच का होना चाहिए कि वो सब नाश कर दे, नुकसान कर दे? क्या सेना को ऐसी सोच का होना चाहिए कि वो सब नाश या नुकसान कर दे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे परिस्थिति में सूर्य से 12वें में ना तो सूर्य को, ना मंगल को, ना ही शनि को कोई पॉइंट हासिल होता है। यहाँ पे इनके गोचर संरचना को हम कहते हैं कि ये हमारे लिए कोई भी उत्तम फलदायी ना हो पाएंगे। तो कौन वो 2 ग्रह हैं जो सूर्य से, आत्मा से 12वें पर जाकर सही काम कर सकते हैं? आपका भोग विलास का ग्रह शुक्र और आपकी बुद्धि, ये 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो आत्मा से 12वें, सूर्य से 12वें जाने पर भी पॉइंट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि 12वां है वो एक प्रकार से नुकसान है तो दूसरी तरफ से चैरिटी भी है। राजा अपनी चैरिटी नहीं कर सकता, राजा अपने जो सेनापति है उसकी चैरिटी उसको दान में नहीं दे सकता, राजा अपनी सेना को भी दान में नहीं दे सकता। राजा क्या चीज़ को दान में दे जिससे कि वो और आगे बढ़े? तो उसने कहा अपने वैभव को दान में दे दो और अपनी जो बुद्ध है, अपनी बुद्धि है जो कि इस तरीके से इस्तेमाल करो कितना बेहतर तरीके से दूसरों का आप भला कर सको। उन 2 पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए अष्टक वर्ग ये समझा रहा है कि बुद्धि और भोग जो है इसको हमेशा दूसरों में बांटा जाए तो भी बेनिफिक है, वहाँ पे उसका जो आउटकम है वो बेनिफिक है। अब आप इसको 2 रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको समझा दिया। अष्टक वर्ग को एक तो इस रूप में देख लीजिए कि जब इस प्रकार के कोई ग्रह, जहाँ पे मैंने जो लिखा है वो वहाँ से गोचर कर रहे होंगे उस समय पर सूर्य को आपके खुद को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सूर्य एक तरीके से हमारे लिए सम्मान दिखाता है, कारक है उसका, पिता दिखाता है। तो पिता के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, आपके खुद के उन्नति के लिए ये पोजीशंस पे जब ये ग्रह होंगे तब तक वो आपको किसी ना किसी रूप में फ़ायदा दे रहे होंगे। एक रूप तो ये है। दूसरा इसका समझने का रूप ये है कि अगर हमें अपने आत्मा को सेल्फ सेटिस्फाइड रखना है, जो कि कलयुग में सबसे मुश्किल काम है परिस्थितियों में घिरे हुए इंसान के लिए, तो वहाँ पे उसे इन बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा कि अपनी आत्मा के साथ साथ अपने जो पुरुषार्थ है, पॉजिटिव एनर्जी लेवल है मंगल का, जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सके उस लेवल पे, और अपना कठोर कर्म, इनको पहले एक साथ लेकर आना पड़ेगा। बहुत बार जीवन में परिस्थितियाँ उलझनों वाली होती हैं, बच्चे इधर कुछ कर रहे हैं, उधर वाइफ कुछ कर रही है, वहाँ पे पेरेंट्स के साथ कुछ हो रहा है, आत्मा इन सारी चीज़ों से लड़ झगड़ रही है। इन सब में से उसको जो निकाल रहा है वो है मंगल पुरुषार्थ, और इसमें वो कितना प्रॉपर रिएक्ट कर रहा है ये है उसका पेशेंस। तो
आपको स्वयं को, अपने पुरुषार्थ और अपने पेशेंस को साथ में लेके चलना है। फिर आपके मोटे मोटे कर्म कहाँ पर है? आपका मोटा कर्म जो है वो आपके कुटुंब या फिर जो आप धन संरक्षण देते हो उससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ बेफिजूल के पराक्रम में आपको कोई उलझने की जरूरत नहीं है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सुखों के लिए हमें काम करना है, ये भी आत्मा हमें दिखा रही है। हमारे बुद्धि के स्थान में हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच समझ करके मंत्रणा और जो हमारा ज्ञान है सिर्फ उसका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर कहीं पे भी गुस्से का या यहाँ पर कहीं पे भी देरी का, पेशेंस वाला प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठे घर के अंदर हम आए, यहाँ पर हमारे अंदर सेल्फ लेवल पे चीज़ों से फाइट करने के लिए मनोस्थिति प्रिपेयर होनी चाहिए। भोग की जो चीज़ें हैं उसको वहाँ पे लगा के अगर हटाना भी पड़े तो हटाने के लिए तैयारी होनी चाहिए। बुद्धि और हमारा ज्ञान परिस्थितियों से कैसे निकले उसके लिए तैयार होना चाहिए। जब कभी भी हम कहीं साझेदारी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें किताबी ज्ञानों में उलझने की झंझट नहीं करनी है। वहाँ पे हमें बेफिजूल में अपनी बुद्धि को लगा के चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है। वहाँ स्वयं को, स्वयं के पराक्रम को, स्वयं के पेशेंस को और कुछ हद तक शुक्र के प्रभाव को, जहाँ पे वैभव कहते हैं उसके प्रभाव को, जहाँ जुड़ने की क्षमता कहते हैं उसके प्रभाव को, जहाँ एक तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाने की कला है उसके प्रभाव को साथ में लेके जाएंगे तो आपकी साझेदारी रूप बहुत अच्छी चली जाएगी। अगर कभी किसी चीज़ में परिवर्तन करना है तो स्वयं को, अपने साहस को और अपने पेशेंस को तैयार रखिए, तो आप जीवन में उत्थान कर जाएंगे, क्योंकि आत्मा वहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव पॉइंट देती है। जब कभी भी उच्च ज्ञान को हासिल करने की परिस्थिति आ जाए तो स्वयं को, अपने आप को नियंत्रित करते हुए और पेशेंस के साथ काम कीजिए। साथ में इस्तेमाल कीजिए किसी प्रकार के स्थायी ज्ञान गुरु का, और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन पावर, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। वहाँ पर आपको मन नहीं लगाना है, वहाँ पर आपको भोग विलास नहीं रखना है, नहीं तो लग जाएंगे। इसी तरीके से दसम पे आए तो मन भी लगा दीजिए, स्वयं को लगा दीजिए, सारी परिस्थिति को लगा दीजिए, अपनी बुद्धि को लगा दीजिए। लेकिन जब वहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे गुरु जो है वो एक चैरिटी टाइप का प्लैनेट है। वहाँ पे इतना ज़्यादा उलझ के अपनी चैरिटी में या इतने ज्ञान में उलझ मत जाइए कि आप स्वयं का विकास ही रोक बैठे, इसको ध्यान रखना होता है। इसी तरीके से जब हम लाभ भाव में आते हैं, अपने मित्रों के साथ में आते हैं, वहाँ पे हम कह रहे हैं ज्ञान का बांटना उचित है। यहाँ पे हम कह रहे हैं बुद्धि का इस्तेमाल करके उनके साथ आगे बढ़ना उचित है, साहस पराक्रम के साथ आगे बढ़ना उचित है, बट नियंत्रित होकर। मन के साथ भी वहाँ पे आगे बढ़ना उचित है, पर वो भी नियंत्रित होकर। क्या नहीं करना है? भोग विलास में उलझना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसका अष्टक वर्ग है? आत्मा का अष्टक वर्ग। आत्मा का अष्टक वर्ग इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखता है। इसके बाद किन चीज़ों का आप त्याग कर सकते हैं? तो त्याग में एक ही चीज़ आती है, दैट इज भोग को आप त्याग कर सकते हो आत्मा के लेवल में जाकर। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हमने बुद्ध को जगह दी है। बुद्ध यहाँ पे चैरिटी के भाव के अंदर हम बुद्धि में किस तरीके से दूसरों का भला कर सकें, इस प्रकार की अगर हमारी बुद्धि होगी तो वो आत्मा, वो राजा एक बेहतर राज्य कर पाएगा, स्थापित कर पाएगा। ये स्थितियों को कहीं ना कहीं आपका अष्टक वर्ग जीवन के अंदर प्रैक्टिकल वे में हमें समझाता है। जब कभी भी आपको कोई भी ऐसा उपाय खोजना होता है कि कोई रेमेडी काम नहीं कर रही, तो रेमेडी ये खुद है, ये खुद बता रहा है किस जगह पर किस चीज़ का प्रयोग हमारे लिए पॉजिटिव है, और जहाँ पे जो चीज़ नहीं लिखी वहाँ पे उस चीज़ का प्रयोग नेगेटिव है। ठीक है, कुंडली में ग्रह का गोचर इन भाव से होगा तो उसके और उत्थान को दिखाएगा। लेकिन मान लीजिए आप परेशानी में पड़े हुए हो और उस स्थिति में आपका गुरु का गोचर सप्तम में है, तो आप यहाँ पे वो नहीं, आप यहाँ पे ये समझिए कि इस दसम की चीज़ को संभालने के लिए मुझे ज्ञान की जरूरत कम है, मुझे अपने बुद्धि और मन को केंद्रित करके आगे बढ़ना होगा। जिस जगह पे गुरु का गोचर पॉजिटिव है और वहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं तो उसमें फ़ायदा है। ये फिर कैसे यूज होगा? संतान किताब से तो नहीं आएगी, उस कंडीशन में गुरु के गोचर स्थिति को लगाइए। हर ग्रह का अपना एक कोर कारक तत्व है, वो कोर कारक तत्व के लिए वहाँ पे उसका गोचर जिम्मेदार हो जाएगा। गुरु संतान का कारक तत्व लेके बैठा है तो लगन से, सूर्य से, चंद्रमा से, पंचम भाव, और वहाँ पे गुरु, वहाँ पे उसको संतान के साथ देखना है। हर जगह उसको संतान के साथ नहीं देखना। इसी प्रकार से शुक्र विवाह का है तो सप्तम के साथ जब उसका फॉर्मेशन देखना है तो विवाह में देखना है, हर जगह नहीं देखना, फिर वो बाकी जगहों पे भोग हो जाएगा। इसी प्रकार से चंद्रमा माता का कारक है तो चौथे के साथ देखना है तो माता देखना है, बाकी जगहों पे वो आपके लिए कुछ अलग परिस्थितियां बन जाएगा। इस हिसाब से आपको इन चीज़ों को यूटिलाइज करना होता है। अष्टक वर्ग अपने आप में बहुत ही गहरी चीज़ है, क्योंकि वो हर ग्रह के साथ, जैसे मैंने यहाँ सूर्य से बताया वैसे हर ग्रह के साथ उसने स्थिति को बयान किया है, कहाँ हमें किसका प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना। अगर आप अपने जीवन में जिस चीज़ को जहाँ इस्तेमाल करना है वहीं सही इस्तेमाल करना सीख गए तो आप बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में से भी बड़े आसानी से अपने जीवन को बाहर निकाल लाएंगे। धन्यवाद।